हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक वन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो गिववे का क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो स्टूडेंट, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उनको स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 3rd सेमेस्टर के भारत में राज्य राजनीति स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि हमारा डीएसई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, रेडी, लेट्स बिगिन। हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, जो हमारा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये पीडीएफ है इसमें हमने आपके लिए टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो ये जो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, ये एक क्वेश्चन को ही हमने टू टाइप से पूछा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से किसी भी टाइप से जो क्वेश्चन आता है या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमसे पूछा क्या गया है, यानी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैज टेकन प्लेस थ्रू ए क्लोज इंटर रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन विद नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एनालाइज। यानी कि यहाँ पर हमें इससे पूछा गया है, राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों का विकास राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के करीबी अंतर संबंध और सहयोग से हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है उनको जो विकास है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की सहायता से हुआ है, ये पूछा गया है और इसका ही हमें विश्लेषण करना है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है, present a critical analysis of the impact of globalization on state level politics in India। यानी कि भारत में राज्य स्तरीय राजनीति के लिए वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण हमें करना है। तो यहाँ पर हमें जो भारत में राज्य स्तरीय राजनीति है उसमें वैश्वीकरण के प्रभाव की आलोचना करनी है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लिख लेते हैं।
तो इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट लेवल पॉलिटिक्स एंड नेशन लेवल पॉलिटिक्स इन इंडिया इज नॉट सेपरेट। यानी कि स्टूडेंट जो हमारे देश में दो स्तर की राजनीति है, फर्स्ट हमारी राज्य है और सेकंड हमारी राष्ट्र है। तो ये जो दोनों का विकास हुआ है ये अलग अलग नहीं हुआ है, बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट जब हमारा देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत की राजनीति थी वो एक लंबे समय तक केंद्र केंद्रित रही। यानी कि हमारा उस समय बहुत ही ज्यादा जो राजनीति थी वो ओनली केंद्र केंद्रित थी, राज्य स्तरीय राजनीति उस समय नहीं थी। तो स्टूडेंट उस समय पर जो कांग्रेस जैसी पार्टी थी उनका दबदबा था और राज्यों की भूमिका सीमित मानी जाती थी। लेकिन स्टूडेंट 1980 के बाद जब हमारी तस्वीर है वे बदलने लगी तो उस समय क्षेत्रीय पहचान, भाषाई संस्कृति, आर्थिक असमानता और केंद्र राज्य संबंधों के नए सवाल, तो इन सब ने जो राज्य स्तर राजनीति है उसको जन्म दिया। तो इनकी वजह से ही हमारी जो राज्य स्तर राजनीति है वो उभरी। तो स्टूडेंट फिर आया हमारा 1991 का वैश्वीकरण, तो जिसने कि राज्यों को सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि जो हमारा आर्थिक रूप से आप कह सकते हैं कि उसने राज्य को आर्थिक शक्ति केंद्र भी बना दिया। तो यहीं से जो हमारे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति का जो रिश्ता है वो प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि एक सहयोग के रूप में बदल जाता है, यानी कि दोनों के बीच में ही सहयोग है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे द राइज ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज एंड कोऑपरेशन विद नेशनल पार्टीज, यानी कि राज्य स्तरीय दलों का उभार और राष्ट्रीय दलों से सहयोग। यानी कि जो राज्य स्तरीय दलों का उभार हुआ है वो किस तरीके से राष्ट्रीय दलों के सहयोग से हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं आफ्टर 1989 द अब्सेंस ऑफ ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ द सेंटर इंक्रीज द नीड फॉर कोलिजेशन गवर्नमेंट्स एज ए रिजल्ट पार्टीज लाइक द द्रविड़ मुनेत्र कंगाजम डीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कंगाजम यानी कि AAIDMK। तो स्टूडेंट यही हमारी कुछ ऐसी पार्टीज थी। तो 1989 के बाद जब हमारा भारत था उसमें गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ। तो अब किसी भी दल को, राष्ट्रीय दल को अकेले बहुमत नहीं मिलने लगा था। यानी कि अब कोई भी दल जो था वो किसी भी राष्ट्रीय दल को अकेले बहुमत नहीं मिलता था, बल्कि ये जो बहुमत था ये बंटने लगा था। तो आप देखें जब केंद्र में सरकार बनने के लिए बहुमत मिला नहीं मिला तो जो हमारा डीएमके, जो हमारा AAIDMK और टीएमसी, बीजेडी, अकाली दल, शिवसेना, ये जो हमारे क्षेत्रीय दल थे ये एक तरीके से किंग मेकर बन गए थे। तो स्टूडेंट क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय बजट, परिणाम इनका यही हुआ कि जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने राष्ट्रीय बजट में राज्यों के लिए विशेष पैकेज रखे, साथ ही उन्होंने केंद्र से ज्यादा अनुदान दिया, रेल, बंदरगाह, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो हमारा उद्योग थे, जो हमारे रेल थे और SEZ जैसी योजनाएं थी वे उस समय पर चलाई गई। तो इससे जो भारत का संवाद है वो सहकारी संवाद में भी बदल गया। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो केंद्र में सरकार बनाने में क्षेत्रीय दलों की जो किंग मेकर की भूमिका थी वो भारतीय लोकतंत्र में शक्ति संतुलन बदला और संवाद की सहयोग की दिशा में हुआ। तो स्टूडेंट जो राष्ट्रीय दल थे उन्होंने सोशल जस्टिस, हमारा क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय नेतृत्व को भी शामिल करके जो अपना संगठन था उसका विस्तार किया, जिससे कि जो ये संबंध है ये और ज्यादा गहरे हो गए थे। तो स्टूडेंट यही था हमारा राज्य स्तरीय दलों का उभार और राष्ट्रीय दलों से सहयोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट लेवल पॉलिटिक्स, यानी कि राज्य स्तरीय राजनीति पर वैश्वीकरण का प्रभाव को लेकर। तो आफ्टर 1991 liberalization state became key players in attracting foreign direct investment, shaping industrial policies, infrastructure development and employment generation। यानी कि स्टूडेंट 1991 के बाद जो वैश्वीकरण था उसने राज्य को नई प्रकार की जिम्मेदारी दे दी थी। तो अब सवाल यह नहीं थे कि केंद्र क्या करेगा, बल्कि सवाल ये था कि कौन सा राज्य निवेश ला पाएगा। तो स्टूडेंट ये इसके बाद जो 1991 था इसके बाद से जो राज्य था वो FDI, औद्योगिक नीति, बुनियादी ढांचा विकास, इन सभी में खिलाड़ी बनना चाहता था और इससे ही जो राजनीतिक बहसें है वे स्थानीय विकास मॉडल पर भी केंद्रित हुई। तो स्टूडेंट आप अगर इसके एग्जाम्पल में देखें तो जैसे तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग का काम होने लगा, गुजरात को उद्योग और निवेश का स्थान दिया गया, कर्नाटक को
आईटी और स्टार्टअप का दिया गया, महाराष्ट्र को फाइनेंस और इंडस्ट्री का दिया गया। तो स्टूडेंट जो राज्य थे वो अब आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे थे, तो जिससे कि जो क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका है वो मजबूत होने लगी थी और क्षेत्रीय दलों की जो लोकप्रियता थी वो भी बढ़ने लगी थी। तो स्टूडेंट वैश्वीकरण के आने से हमारी बहुत सारी समस्याएं भी आई। तो स्टूडेंट जैसे कि किसानों की परेशानी हो गई, तो भूमि अधिग्रहण हो गया, निजीकरण हो गया, सामाजिक असमानता हो गया। तो ये जो सारे मुद्दे थे ये राज्य चुनाव के लिए एजेंडा बन गए थे। तो मुख्य राज्य चुनाव के लिए ये मुख्य एजेंडा बने। तो स्टूडेंट यही हमारा वैश्वीकरण की वजह से हुआ। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसने राज्यों को नीति प्रयोगशाला बनाया, कहीं पर उसने एक सब्सिडी दी तो कहीं पर उद्योग नीतियां। तो स्टूडेंट इस सभी के बाद ही जो भारत में राष्ट्रीय विमर्श है वो प्रभावित होने लगा था। तो यही था हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्टेट पार्टीज नेशनल कोऑपरेशन ग्लोबलाइजेशन द इंटर रिलेशनशिप, यानी कि राज्य दल, राष्ट्रीय सहयोग, वैश्वीकरण, इन तीनों के बीच में अंतर संबंध को लेकर। तो इन तीनों के बीच में जो संबंध है उसको हम एक नया संबंध कहते हैं। तो अब जो राजनीति थी स्टूडेंट वो 3 स्तरों पर चलने लगी थी। तो इन colonial politics, state parties secure state interests such as special economic zones, port projects, railway corridors, industrial incentive। यानी कि स्टूडेंट अब जो राज्य थी वो 3 स्तरों पर चलने लगी थी। जो हमारा राज्य दल था वो हमारे स्थानीय मुद्दे उठाता था, यानी कि जैसे हमारे विशेष आर्थिक जोन हो गया, बंदरगाह परियोजना हो गए, रेलवे कॉरिडोर हो गए, उद्योग अनुदान हो गए। सेकंड जो हमारा राष्ट्रीय दल था, तो राष्ट्रीय दल हमारा केंद्र में नीति बनाते थे, यानी कि जो अब रणनीति थी वो क्षेत्रीय सामाजिक समीकरणों पर आधारित होने लगी, जैसे कि जातीय समीकरण, पिछड़े दलित मुद्दे, भाषाई असमता और स्थानीय नेतृत्व निर्णायक। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो वैश्वीकरण था उसने भी आर्थिक दबाव और अवसर देता था, यानी कि उसने मीडिया, संचार, उपभोक्तावाद, इन सभी के विस्तार से जो राष्ट्रीय स्तर है वो देखने लगा, और जिससे कि राज्य स्तर की जो राजनीति थी वो अब बहुत ही ज्यादा राष्ट्र विमर्श का हिस्सा बन गई थी। तो स्टूडेंट जब कोई क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार को समर्थन देता था तो बदले में वह उससे उद्योग परियोजनाएं, रेलवे कॉरिडोर, आर्थिक पैकेज और निवेश योजनाएं अपने राज्य के लिए सुनिश्चित करता था। तो स्टूडेंट अगर हम आज के बाद में भी बात करें तो आज राष्ट्रीय चुनाव भी जाति, भाषा, क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय नेतृत्व को ध्यान में रखकर ही लड़े जाते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी संवाद, कोलिनेशन, धर्म और राज्यों की आर्थिक स्वच्छता, ये सभी इनके जो संबंध है उन सभी को आपस में मजबूत करते हैं। तो यही था हमारा राज्य दल, राष्ट्रीय सहयोग, वैश्वीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इट इज एविडेंट दैट स्टेट लेवल पार्टीज इन इंडिया आर नॉट isolated पावर सेंटर्स, यानी कि स्टूडेंट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो राज्य स्तर है और राष्ट्रीय स्तर शक्ति है ये अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही दूसरे के सहयोग से बनी हुई है। तो स्टूडेंट आज जो भारतीय राजनीति है उसमें राज्य स्तरीय दल कोई अलग थलग ताकत नहीं, वे राष्ट्रीय राजनीति के हैं, रणनीतिक साझेदार है और नीति निर्माण में भी सहायता करते हैं, साथ ही वे सत्ता संतुलन करता भी बन चुके हैं। तो स्टूडेंट जब हमारा गठबंधन का युग आया और जब हमारा वैश्वीकरण का युग आया तो उसने भारत के संवाद को अधिक केंद्रीकृत बना दिया और बहुलवादी और सहभागी भी बना दिया। तो स्टूडेंट आज भारत की जो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा है वो राज्यों की राजनीति ही तय करती है। साथ ही इससे यही हमारे जो भारतीय लोकतंत्र है ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़ी विशेषता के रूप में भी देखा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया लैंग्वेज हैज बीन द मेन बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया कमेंट, यानी कि भारत में भाषा नए राज्यों के गठन का मुख्य आधार रही है। इस पर हमें टिप्पणी करनी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया The reorganization of states in India was primarily on a illusions basis explain, यानी कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर हुआ, इस बात को हमें स्पष्ट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख लेते हैं। इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे।
प्रस्तावना में हम लिखेंगे इंडिया इज ए मल्टी इनलीगल मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रीजनल कंट्री। यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां और विविध क्षेत्रीय पहचान मौजूद है। तो स्टूडेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ तो राज्यों की जो सीमाएं थी और ब्रिटिश प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ये बनी हुई थी, न कि जनता की भाषा और संस्कृति के आधार पर। तो स्टूडेंट, उस समय पर जो विभाजन था वो प्रशासनिक सुविधा के लिए था, जनता और भाषा के आधार पर नहीं था। तो यही कारण था कि जो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या शासन जनता की भाषा में नहीं होना चाहिए। तो यहीं से ही जो हमारे भाषाई राज्य थे उनकी मांग शुरू होने लगी। तो स्टूडेंट, इसमें हमारा एक मुख्य निर्धारक तत्व भाषा ही रही, जिसने न केवल संगठित आंदोलनों को दिशा दी बल्कि भारत के प्रशासनिक नक्शे को भी उसने बदल दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मूवमेंट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, यानी कि भाषाई आधार पर आंदोलनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तो इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस reorganized its provisional units on a illiterates basis. That was the first major indication that people political identity is linked to language. यानी कि स्टूडेंट, आज से लगभग 100 साल पहले अगर हम बात करें 1920 में ही कांग्रेस ने अपने प्रांतीय संगठन भाषा के आधार पर बने, और यह पहला संकेत था कि भाषा केवल संवाद नहीं बल्कि एक राजनीतिक पहचान भी है। तो स्टूडेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ स्वतंत्रता के बाद से तेलुगु, मराठी, पंजाबी, तमिल, गुजराती भाषा वाले जो लोग थे उन्होंने अपने अपने राज्यों की मांग करनी शुरू कर दी थी। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि जो हमारा 1920 या हमारा जब देश आजाद हुआ उसके बाद से जो अलग अलग भाषाएं वाले लोग थे उन्होंने अपने अपने भाषा के आधार पर राज्य की मांग शुरू कर दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये जिसे हम एसआरसी भी कहते हैं, 1956, यानी कि 1956 का राज्यों का पुनर्गठन आयोग को लेकर। तो स्टूडेंट, इंटेंस मूवमेंट्स ऑन इंडिजिनस लाइंस स्पेशली द आंध्र प्रदेश मूवमेंट फोर्स ऑन द गवर्नमेंट टू सेट अप द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। यानी कि स्टूडेंट, जो तेलुगु भाषा लोग थे उनकी मांगों को लंबे समय तक अनदेखा किया गया, लेकिन जब पोट्टी श्रीरामलुलु ने भाषाई राज्य के लिए अनशन कर प्राण त्याग दिए तो उस समय पर हमारा पूरा देश हिल गया। तो 1953 में जो आंध्र प्रदेश है वो उसको बनाया गया एक भाषाई आधार पर। तो यहाँ पर हमारा जो सरकार था उसको पुनर्गठन आयोग बनाने पर मजबूर कर दिया गया था। तो स्टूडेंट, सरकार को मजबूर होकर राज्यों का पुनर्गठन आयोग एसआरसी बनाना पड़ा। तो स्टूडेंट, एसआरसी ने साफ कहा था कि भाषा प्रशासनिक सुविधा, सांस्कृतिक एकता और लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार है। तो इसी से आया हमारा राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो कि हमारे भारत के अधिकांश राज्यों को भाषाई आधार पर बांटता है। जैसे कि हमारा तमिलनाडु हो गया जो कि आज के समय में तत्कालीन मद्रास है, कर्नाटक जो कि मसूर, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन सभी को हमारे राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम ने ही बांटा है। तो यही था हमारा 1956 का राज्य का पुनर्गठन आयोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लैंग्वेज ए पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि भाषा एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में। तो लैंग्वेज प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर रीजनल कल्चर, लिटरेचर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन। यानी कि स्टूडेंट, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारा 1956 में विभाजन हुआ भाषा के आधार पर तो उस समय बाद जो भारत का नक्शा था वो बहुत ही ज्यादा बदल गया था। तो स्टूडेंट, उस समय पर जो भाषा थी उसने क्षेत्रीय संस्कृति, साहित्य, शिक्षा और प्रशासनिक संचार का आधार प्रदान किया था, जिससे कि जो जनता थी वो भी शासन से सुलभ तरीके से जुड़ पा रही थी। तो जो भाषाई संगठन था स्टूडेंट, उसने लोकतांत्रिक सहभागिता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाया, जिसका जो लाभ हुआ वो क्षेत्रीय दलों को होने लगा। तो भाषा ने क्षेत्रीय विशिष्टता को भी संरक्षित किया और केंद्र राज्य संबंधों को भी संतुलित बनाया। तो यही था हमारा भाषा एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान। तो स्टूडेंट, जब प्रशासन जनता की भाषा में हुआ तो सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी भी कम हुई, शिक्षा आसान हुई, न्याय व्यवस्था समझने योग्य बनी और लोकतांत्रिक भागीदारी भी इसमें बढ़ने लगी थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है
वॉज लैंग्वेज द ओनली बेसिस, यानी कि क्या भाषा ही एकमात्र आधार थी। तो हाउएवर आफ्टर द 1970 स्टेट फॉर्मेशन कंसिडर नॉट ओनली लैंग्वेज बट आल्सो ट्रिबल आइडेंटिटी, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकवर्ड्स डेवलपमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि स्टूडेंट अब सवाल उठता है कि क्या हर राज्य सिर्फ भाषा के आधार पर बना, तो इसका उत्तर है जी नहीं, लेकिन सबसे जो भाषा थी उसका इसमें अहम भूमिका थी। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, इन राज्यों के गठन जो थे वो थे आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से, साथ ही क्षेत्रीय असमानता और प्रशासनिक कठिनाइयों के इनमें भी ये कारण थे। तो इनके पीछे भी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान कहीं ना कहीं पर छुपी हुई थी। तो स्टूडेंट इन राज्यों के जो गठन थे उसमें क्षेत्रीय भाषाई संस्कृति की जो अस्मिता की भूमिका है वो भी हमें कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाती है। तो यही था हमारा क्या भाषा ही एकमात्र आधार थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट द प्राइमरी एंड मोस्ट डिसीज बेसिक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया हैज बीन लैंग्वेज। यानी कि स्टूडेंट जो भारत में विभाजन या नए राज्यों का जो गठन था वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो सबसे मुख्य आधार उसका भाषा था। तो भाषा ने ही जनता को साझा पहचान दी, प्रशासन को प्रभावी बनाया और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक भी पहुंचाया। तो भले ही स्टूडेंट बाद में आर्थिक और विकासात्मक कारण भी जुड़ गए, लेकिन भारत में राज्यों के गठन का जो सबसे निर्णायक आधार था वो हमारा भाषा ही था। तो भारत में राज्यों के गठन का सबसे निर्णायक आधार भाषा ही रही, और भाषाई पुनर्गठन ने भारत को तोड़ा नहीं बल्कि विविधता को सम्मान देकर उसे और ज्यादा मजबूत बनाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में राज्य का पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर ही हुआ है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया एनालाइज द मेन फीचर ऑफ स्टेट लेवल पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में राज्य स्तर राजनीति की मुख्य विशेषता हमें बतानी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ स्टडिंग इलेक्ट्रोकल पॉलिटिक्स इन द स्टेट, यानी कि जो राज्य है उनमें चुनावी राजनीति के जो 3 चरण है उनके बारे में भी हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे स्टेट लेवल पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज एक्सपेंडेड रैपिडली सिंस द 1950, यानी कि स्टूडेंट आप समझ लीजिएगा एक तरीके से कि जो भारत में राज्य स्तरीय राजनीति है वो हमारे 1950 के दशक के बाद आने लगी। तो स्टूडेंट जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में राजनीति का जो मुख्य केंद्र था वो राष्ट्रीय स्तर था, कांग्रेस का प्रभुत्व था और राज्य राजनीति अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती थी। तो स्टूडेंट 1980 के बाद अगर हम बात करें तो उस समय पर क्षेत्रीय मुद्दे, सामाजिक न्याय, जातीय संरचना और गठबंधन राजनीति जो थी उसने राज्य स्तरीय राजनीति को एक स्वतंत्र और प्रभावशाली पहचान भी दे दी थी। तो स्टूडेंट अब राज्य राजनीति न केवल खुद निर्णय लेती थी बल्कि जो राष्ट्रीय राजनीति थी उसको भी ये दिशा देती थी, उसको भी ये प्रभावित करती थी। तो यही था स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल इशू एंड आइडेंटिटी, यानी कि क्षेत्रीय मुद्दा और असमता का प्रभाव। तो each state politics is shaped by its illustrious cultural caste and regional identity, यानी कि स्टूडेंट आप समझिएगा कि हर राज्य की जो राजनीति थी वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई थी। तो आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि जो तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन है, पंजाब में सिख राजनीति है, असम और पूर्वोत्तर में जनजातीय असमता है। तो स्टूडेंट यही कारण है कि राज्य चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे हैं वे ज्यादा असर डालते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्षेत्रीय मुद्दे और असीमता का प्रभाव। इसके बाद सेकंड हमारा आता है प्राइमरी ऑफ सोशल जस्टिस एंड कास्ट इक्वेशंस, यानी कि आफ्टर द मंडल कमीशन पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी, दलित एंड आदिवासी एंड बैकवर्ड क्लासेस बिकम डिसीज एट द स्टेट लेवल, यानी कि सामाजिक न्याय और जातीय समीकरणों की अगर आप प्रधानता देखें
तो स्टूडेंट 1990 के बाद जो हमारा मंडल आयोग था उसने राज्य राजनीति की दिशा बदलती, जैसे कि हमारे यूपी बिहार में ओबीसी और दलित राजनीति स्थापित हो गई, तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण आंदोलन होने लगे, कर्नाटक में लिंगायत राजनीति होने लगी और जो हरियाणा था उसमें जाट राजनीति होने लगी। तो राज्य स्तर पर भी जो सत्ता थी वो अब सामाजिक समूहों के संतुलन पर टिकी हुई थी। तो स्टूडेंट जो राज्य था वो नेतृत्व पर खड़ा हुआ था। तो स्टूडेंट यही था हमारा सामाजिक न्याय और जातीय समीकरणों की प्रधानता। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो आता है राइज एंड डोमिनेंस ऑफ रीजनल पार्टी, यानी कि क्षेत्रीय दलों का उदय और प्रभुत्व। तो स्टूडेंट 1980 के बाद जो हमारा डीएमके, टीडीपी, बीजेडी, टीएमसी ये जैसे जो क्षेत्रीय दल थे ये उभरे। तो स्टूडेंट ये जो दल थे, इन दल की वजह से जो दिल्ली की राजनीति से नहीं, ये जमीनी मुद्दों से जुड़कर खड़े हुए थे। यानी कि जो ये दल थे ये हमारे स्थानीय स्तर पर उभरे थे, ये दिल्ली की राजनीति से नहीं उभरे थे। तो स्टूडेंट गठबंधन युग में भी ये जो दल थे इनकी केंद्र भूमिका रही, यानी कि इन्हें किंग मेकर भी कहा गया। तो क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों और नेतृत्व आधारित लोकप्रियता पर भी स्थापित होते हैं। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है डेवलपमेंट मॉडल बेस्ड पॉलिटिक्स, यानी कि विकास मॉडल आधारित राजनीति। तो स्टेट्स हाउ कॉन्टेस्ट elections on economic competition, investment, employment, welfare schemes and subsidy models। यानी कि स्टूडेंट अब जो चुनाव थे वे सिर्फ एक विचारधारा नहीं रह गए थे, बल्कि वे सिर्फ एक विचारधारा पर नहीं लड़े जाते थे, वे एग्जाम्पल में असली तौर पे लड़े जाते थे। तो जिस तरीके से आप देखें कि दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल, गुजरात में उद्योग और निवेश, तमिलनाडु में कल्याणकारी योजनाएं और केरल में सामाजिक विकास, हर राज्य का अपना डेवलपमेंट मॉडल वो बेचता था। तो स्टूडेंट अब जो राज्य थे वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निवेश, रोजगार, कल्याण योजनाओं और सब्सिडी मॉडल पर चुनाव लड़ते थे। तो यही था हमारा फोर्थ टॉपिक। इसके बाद फिफ्थ जो हमारा आता है वो आता है कोलेजेशन इरा एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि गठबंधन युग और संघवाद की मजबूती। तो सिंस 1989 द लेक ऑफ फुल मेजोरिटी एट द नेशनल लेवल मेड स्टेट्स पार्टीज किंग मेकर्स, यानी कि स्टूडेंट 1989 के बाद पूर्ण बहुमत दुर्लभ हो गया और जो हमारा राज्यों के दल थे वे किंग मेकर बनने लगे। तो इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम हुए सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धा संघवाद और राज्यों की भूमिका भी इससे बढ़ने लगी। तो राज्य अब केवल नीति लागू नहीं करते थे, वे नीतियां भी तय करने लगे थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लीडरशिप सेंटर इलेक्टरल पैटर्न्स, यानी कि नेतृत्व केंद्रित चुनावी पैटर्न। तो इन मोस्ट स्टेट पर्सनल चार्मिस डायनेस्टिक पॉलिटिक एंड लोकल लीडरशिप आर डिसीजन, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे अब अधिकांश राज्य थे उनमें राज्य राजनीति में व्यक्तित्व बहुत मायने रखता था। तो व्यक्तित्व, करिश्मा, परिवारवाद, स्थानीय नेतृत्व निर्णायक हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, एम.के. स्टालिन, नीतीश, अखिलेश केजरीवाल, अक्सर नेता ही राजनीतिक ब्रांड बन जाता है। तो यही था हमारा लीडरशिप सेंटर इलेक्टोरल पार्टनर्स। इसके बाद सेवंथ हमारा आता है प्राइमरी ऑफ लोकल इशू, यानी कि स्थानीय मुद्दों की प्रधानता। तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, फार्मर लोन्स, रिजर्वेशन, लॉ एंड ऑर्डर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट बजट, ये सभी हमारे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिससे कि जो राष्ट्रीय एजेंडा से ये हमारे दल थे ये और अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो राज्य चुनाव में बड़े ही मुद्दे होते थे, ये सभी मुद्दे ही वोट तय करते थे। तो यही था हमारा स्थानीय मुद्दों की प्रधानता। इसके बाद एट्थ हमारा आता है सोशल कोलाइजेशन इलेक्ट्रिकल स्ट्रेटजीज, यानी कि चुनाव राजनीति में सामाजिक गठजोड़। तो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स इंसॉल्व पार्टीज क्रिएटिंग कास्ट रिलीजन वोट बैंक्स, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो राज्य स्तरीय राजनीति थी उसमें जो दल थे वे जातीय, धार्मिक और प्रादेशिक वोट बैंक तैयार करते थे। तो राज्य राजनीति में जाति, धर्म, क्षेत्र और समुदाय के आधार पर वोट बैंक बनाए जाते थे। सोशल मीडिया, जमानी प्रचार और लोक लुभावन वादे अब चुनाव का मूल हथियार भी बन चुके हैं। जैसे कि आप आपके समय भी देखते हैं जो नेता होता है वो अपना जीतने से पहले बहुत बड़े वादे करता है, लेकिन जीतने के बाद वे जमीनी स्तर पर उन वादों को नहीं ला पाता है। तो यही थे स्टूडेंट हमारे पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं स्टेट लेवल पॉलिटिक्स इन इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि स्टूडेंट ये केवल प्रशासनिक स्तर की राजनीति नहीं थी, बल्कि जो हमारी संस्कृति, अस्मिता, सामाजिक न्याय, जाति समीकरण थी, इन सभी का भी एक
संगम थी। तो राज्य स्तरीय राजनीति अब केवल प्रशासनिक राजनीति नहीं रही, यह सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय पहचान, विकास मॉडल और गठबंधन राजनीति का संगम बन गई। तो स्टूडेंट, आज भारत की जो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा है वो राज्यों की राजनीति ही दिशा तय करती है उसकी, और यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति भी देखी जाती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आंसर नंबर 3 के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया, एग्जामाइन द रोल ऑफ रिलीजन पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, डू यू बिलीव दे हैव स्ट्रेंथ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, कमेंट। यानी कि भारत में भारतीय जो राजनीति थी उसमें क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका थी, और क्या जो ये क्षेत्रीय दल थे इन्होंने भारत में संघीय प्रणाली को मजबूती प्रदान की, इस पर हमें टिप्पणी करनी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिलीजन पार्टीज इन स्टेट पॉलिटिक्स, यानी कि राज्य राजनीति में जो क्षेत्रीय दलों की भूमिका है वो हमसे पूछी गई है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन या एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स बिकम हाईली सिग्निफिकेंट आफ्टर द 1960 एंड स्पेशली आफ्टर 1918। यानी कि स्टूडेंट, अगर आप देखें स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक भारतीय राजनीति पर राष्ट्रीय दल विशेषकर कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन समय के साथ साथ जब हमारी भाषाई असीमता, सांस्कृतिक असीमता, जातीय सामाजिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय विकास हुआ, तो इन सब ने क्षेत्रीय दलों को भी जन्म दिया। तो स्टूडेंट, समय के साथ जो भाषाई पहचान, सांस्कृतिक असीमता, जातीय सामाजिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय विकास था, तो इन सभी ने ही हमारे जो क्षेत्रीय दल थे उनको जन्म दिया। तो 1918 के बाद जब गठबंधन युग शुरू हुआ, तो तब हमारे जो क्षेत्रीय दल थे वे सिर्फ राज्य स्तर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे हमारे राष्ट्रीय सत्ता संतुलन के निर्णायक कारक भी बनने लगे। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी या मुख्य भाग में हम सबसे पहले देखेंगे मीडियम फॉर रीजनल आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि क्षेत्रीय असीमता और प्रतिनिधित्व का माध्यम। तो रीजनल पार्टीज गिव पॉलिटिकल एक्सप्रेशन टू इल्यूजन्स कल्चरल एंड कास्ट आइडेंटिटी, यानी कि स्टूडेंट क्षेत्रीय दल भाषा, संस्कृति और जातीय पहचान को राजनीति में अभिव्यक्ति प्रदान करते थे। तो जब दिल्ली दूर लगने लगी तो जनता ने अपनी आवाज बनाई और राज्य स्तर पर इसको खोजा। तो स्टूडेंट, उस समय पर डीएमके, एआईडीएमके, टीएमसी जो कि बंगाली असीमता थी, बीजेडी जो कि ओडिया पहचान थी, शिवसेना जो कि मराठी असीमता थी। तो स्टूडेंट, ये सभी जो क्षेत्रीय दल थे इन्होंने जनता की भावनाएं और उनकी पहचान को राजनीति में जगह दी। तो यही था हमारा क्षेत्रीय असीमता और प्रतिनिधित्व का माध्यम। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों का उभार। तो रीजनल पार्टीज प्रोवाइड ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर ओबीसी, दलित, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल्स एंड माइनॉरिटीज, यानी कि स्टूडेंट जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने उन वर्गों की आवाज दी जो कि राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर थे। तो उन्होंने पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों सबको राजनीतिक मंच प्रदान दिया। अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो यूपी बिहार में ओबीसी और दलित राजनीति थी, झारखंड में आदिवासी आंदोलन और तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो स्टूडेंट, इससे जो राजनीति थी वो अधिक समावेशी और प्रातिनिधिक बनने लगी। तो इससे ये हमारे सामाजिक न्याय को भी आगे बढ़ाती है। तो यही था हमारा सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों का उभार। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो आता है डिसिसिव रोल ऑफ सेंट्रल पावर, यानी कि केंद्र की सत्ता में निर्णायक भूमिका। तो सिंस 1989 इन द कोलिशन इरा मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंडेड ऑन रीजनल पार्टी, फॉर एग्जांपल शिवसेना, बीजेडी इन एनडीए, डीएमके, टीएमसी इन यूपीए। यानी कि स्टूडेंट 1989 के बाद केंद्र में शायद ही कोई सरकार बनी हो जिससे केंद्रीय शासित दल शामिल ना हो। तो अब सरकार बनाने के लिए स्टूडेंट दिल्ली नहीं बल्कि राज्यों की गिनती जरूरी हो गई थी। तो एनडीए और यूपीए दोनों के गठबंधन ही क्षेत्रीय दलों के सहयोग से चले। तो स्टूडेंट, इस समय जो क्षेत्रीय दल थे वे किंग मेकर बन गए थे और वे राष्ट्रीय राजनीति, बजट आवंटन, मंत्रालय आवंटन और आर्थिक पैकेज भी को भी वे प्रभावित करने लगे। तो स्टूडेंट, यही था हमारा केंद्र की सत्ता में निर्णायक भूमिका।
इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है रीजनल डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि क्षेत्रीय विकास एवं प्रतिस्पर्धी संवाद। तो कंपटीशन इन द स्टेट डेवलपमेंट मॉडल्स, एफडीआई अट्रैक्शन, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, यानी कि स्टूडेंट जो राज्य के विकास मॉडल थे उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, जिससे कि क्षेत्रीय दलों की जो पहल थी वो तेज होने लगी। तो क्षेत्रीय दलों के कारण ही राज्यों में विकास की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जैसे कि दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, गुजरात में उद्योग निवेश को लेकर, तमिलनाडु में कल्याणकारी योजनाएं, ओडिशा में स्थिर शासन और विकास। तो स्टूडेंट इससे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी मजबूत हुआ, हर राज्य अपने अनूठे मॉडल विकसित कर रहा था। इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है सेंट्रल स्टेट पावर बैलेंस, यानी कि केंद्र राज्य शक्ति संतुलन। तो रीजनल पार्टी चैलेंज्ड सेंट्रलाइज पावर, स्टैब्लिश बैलेंस विद इन फेडरल फ्रेमवर्क, यानी कि स्टूडेंट जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने अत्यधिक केंद्रवाद को चुनौती दे दी थी और मांगे ये उठी थी वित्तीय अधिकार, विशेष पैकेज, संघीय निकाय, जीएसटी परिषद में राज्य की भूमिका, योजना आयोग की जगह नीति आयोग। तो ये हमारे एक संघीय जो ढांचा था वो अधिक संतुलित उनको बना रही थी। तो यही था केंद्र राज्य शक्ति संतुलन। इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ टॉपिक आता है वो आता है क्राइटिकल ओवरसाइट ऑफ नेशनल पॉलिसीज, यानी कि राष्ट्रीय राजनीति पर आलोचनात्मक नियंत्रण। तो रीजनल पार्टी होल्ड द सेंटर अकाउंटेबल ऑन इशू लाइक लैंड एक्विजिशन, एग्रीकल्चर रिजर्वेशन, लैंग्वेज पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो राष्ट्रीय स्तर नीतियों पर स्टूडेंट निगरानी और आलोचना होने लगी। तो भूमि अधिग्रहण, कृषि कानून, आरक्षण, भाषा नीति, इन सभी मुद्दों पर जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने केंद्र को जवाबदेह बनाया और इससे जो संसद की बहसें थी वे भी अधिक जीवंत और लोकतांत्रिक हो गई थी। तो यही था हमारा राष्ट्रीय नीतियों पर आलोचनात्मक नियंत्रण। इसके बाद सेवंथ जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्लुरलिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और बहुलवाद को लेकर। तो रीजनल पार्टी प्रमोट लोकल लीडरशिप, एक्सटेंडिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम द पंचायत टू असेंबली लेवल, यानी कि स्टूडेंट क्षेत्रीय जो दल थे उन्होंने ही स्थानीय नेतृत्व को उभारा, जिससे कि जो पंचायत था वो भी विधानसभा तक विस्तारित हो चुका। तो एक दलीय प्रभुत्व की जगह बहुदलीय प्रणाली थी, प्रतिस्पर्धी राजनीति और विकल्प आधारित लोकतंत्र भी मजबूत हुआ। तो यही था हमारा लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और बहुलवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हैज द फेडरल सिस्टम स्ट्रेंथ, क्राइटिकल एनालिसिस, यानी कि क्या संघीय प्रणाली मजबूत हुई, इससे इसकी आलोचना करनी है। तो कुछ हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में अगर हम सकारात्मक पक्ष में बात करें तो इंक्रीज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण था वो बढ़ गया था राज्य और केंद्र के बीच। स्टेट वॉइस रीच द सेंटर, यानी कि जो राज्यों की आवाज थी वो अब केंद्र तक पहुंचने लगी थी। ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन इन फाइनेंस कमेटी, जीएसटी काउंसिल, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा जीएसटी परिषद जैसे जो निकाय थे उनमें राज्यों की जो भूमिका थी वो भी बढ़ने लगी थी। बैलेंस रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो संसाधन था वो भी अब राज्यों और केंद्र के बीच में बंटने लगे थे। तो ये तो हमारे सकारात्मक पक्ष हो गए। इसके बाद जो हमारे निगेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि नकारात्मक पक्ष आते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है रीजनल इंटरेस्ट समटाइम्स प्रेशर नेशनल पॉलिसीज, यानी कि जो हमारे क्षेत्रीय हित होते थे वे कभी कभी राष्ट्रीय हितों से टकराते थे। सेकंड आता है पहचान की राजनीति, तो ये इससे जो अलगाववाद था उसको भी बढ़ावा मिला। थर्ड आता है गठबंधन सरकारें, जिससे कि अस्थिर हो रही थी। तो फिर भी ये जो समस्याएं थी ये लोकतंत्र की कीमत है, उसकी कमजोरी नहीं। तो क्षेत्रीय दलों ने संघीय ढांचों को मजबूती ही दी, कमजोर नहीं किया। तो स्टूडेंट यही था हमारा सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे रीजनल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स हैव एम्पावर, निग्लेक्ट पॉलिसी, बैलेंस सेंट्रलाइजेशन पावर एंड लेड स्टेट डेवलपमेंट मॉडल्स, यानी कि स्टूडेंट जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया, सत्ता के केंद्रीकरण को संतुलित किया और राज्यों की आवाज केंद्र तक को पहुंचाई। तो स्टूडेंट क्षेत्रीय दलों की जो भारत है उसकी संघीय व्यवस्था को उन्होंने कमजोर नहीं बल्कि उसे अधिक सहभागी, प्रतिस्पर्धा और लोकतांत्रिक बनाकर मजबूत किया। तो स्टूडेंट यही कारण था कि जो आज क्षेत्रीय दल है वे भारतीय लोकतंत्र के अपरिहार्य स्तंभ भी बन चुके हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन द वर्किंग क्लास इन एनी टू स्टेट्स, यानी कि किन्हीं दो राज्यों में मजदूर वर्ग पर निजीकरण के प्रभाव की हमें विवेचना करनी है। साथ ही हम पे अथवा या और करके पूछा गया है व्हाई डिड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक पैलेस इन इंडिया आफ्टर 1991। तो भारत में आर्थिक सुधार और औद्योगिकरण 1991 के बाद क्यों आए, उसके कारण भी हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैरियड आउट इन इंडिया आफ्टर 1991 चेंज द कंट्री इकोनॉमिक डायरेक्शन, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा 1990 से 1991 का समय था या 1947 से 1990 तक की जो भारत की अर्थव्यवस्था थी स्टूडेंट, वो मुख्यतः सरकार नियंत्रित मॉडल पर आधारित थी। तो लाइसेंस, कोटा, परमिट राज, भारी सरकारी नियंत्रण, ये जो मॉडल थे स्टूडेंट, इन्होंने ही देश को आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था थी वो जड़ कमजोर होने लगी। तो स्टूडेंट 1991 आते आते जो हमारा भारत था वो एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका झेलता है, जो कि हमारे औद्योगिकरण की प्रक्रिया के तेज होने से वो भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा बन गया था। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991, यानी कि 1991 में आर्थिक संकट सुधारों की अनिवार्यता। तो स्टूडेंट बाय 1990 से 1991 इंडिया फेसेस सर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर लिमिटेड टू 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कि स्टूडेंट 1991 में जो भारत था उसके पास इतना भी विदेशी मुद्रा नहीं बची थी कि वो 2 हफ्ते का आयात कर सके। तो स्टूडेंट इतनी ज्यादा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी वो उत्पन्न हो गई थी। तो स्थिति इतनी गंभीर थी कि आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ा, सोना गिरवी रखना पड़ा और आईएमएफ ने शर्त रखी आर्थिक ढांचे में सुधार की। तो यहीं से आर्थिक सुधारों की जो कहानी है वो हमारी शुरू होती है। तो ये था 1991 में आर्थिक संकट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एंड ऑफ लाइसेंस कोटा परमिट राज, यानी कि लाइसेंस कोटा परमिट राज की समाप्ति। तो फ्रॉम 1947 टू 1919 इंडिया इज इकोनॉमी वाज हैवीली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू लाइसेंस एंड क्वार्टर्स। तो स्टूडेंट लाइसेंस कोटा और परमिट राज को समाप्त कर दिया गया। तो 1947 से 1990 के बीच उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस, उत्पादन सीमा तय, भारी लाल फीताशाही रखी गई थी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें इससे क्या प्रभाव हुए थे, इससे उद्योगों की गति धीमी हो गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था और प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई थी। तो इसीलिए सरकार ने इस प्रणाली को खत्म कर जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है या बाजार आधारित औद्योगिकरण है उसको अवसर दिया या उसको जन्म दिया। तो यही था एंड ऑफ लाइसेंस क्वाटा परमिट राज। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक आता है वो आता है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण की आवश्यकता। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर रनिंग लार्ज लॉसेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लो, कंपटीशन वाज नेग्लिजिबल। तो स्टूडेंट निजीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? जो हमारी सरकारी कंपनियां थी वे हमारी घाटे में थी, कम उत्पादक कर रही थी और तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी। तो सरकार समझ गई कि हर उद्योग खुद नहीं चला सकती, इसलिए उन्होंने क्या समाधान निकाला, उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी देने से निवेश किया, साथ ही पीएसयू में भी निवेश किया, प्रबंधन सुधार को बढ़ाया। इससे कि जो निवेश था स्टूडेंट, इसी कारण से जो सरकार था उसने पीएसयूएस में भी निवेश, निजी उद्योगों को बढ़ावा और विदेशी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे ही निवेश, तकनीक और दक्षता बढ़ने लगी थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा निजीकरण की आवश्यकता। इसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है वो आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एफडीआई ड्राइवन ग्रोथ, यानी कि औद्योगिकरण और एफडीआई पूरक विकास। तो आफ्टर 1991 एफडीआई एंड फील्ड इन्फ्लुएंस इंक्रीज लीडिंग टू रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ऑटोमोबाइल्स, आईटी, फार्मा, स्टील, प्रोटेक्निकल, रिटेल एंड सर्विस सेक्टर। तो स्टूडेंट 1991 के बाद एफडीआई की अनुमति, आयात निर्यात सरल और विदेशी कंपनियों का आगमन हो गया था, जिससे कि जो ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर, फार्मा, स्टील और सर्विस सेक्टर, तो अब जो भारत था
वो धीरे धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगा था, उसका तेजी से औद्योगिक विकास होने लगा था। तो स्टूडेंट यही हमारे इन्हीं सुधारों के परिणाम थे। तो यही था हमारा औद्योगिकरण और एफडीआई परक विकास। इसके बाद फोर्थ जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी कि वैश्वीकरण का दबाव और डब्ल्यूटीओ के उदय को लेकर। तो आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कैपिटलिस्ट मार्केट्स बिकम द डोमिनेट ग्लोबल मॉडल, यानी कि स्टूडेंट जब हमारा शीत युद्ध खत्म हुआ तो 1980 के दशक तक भारत की जो विकास दर थी वो 3 से 4% थी। तो उसी समय पूंजीवादी बाजार विश्व का प्रमुख मॉडल बन चुका था। तो टू जॉइन द डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क, यानी कि डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में शामिल होने के लिए जो भारत था उसको तार्किक प्रतिस्पर्धा, खुले बाजार और उदार व्यापार नीति को आगे बढ़ना पड़ा। तो यही था हमारा वैश्वीकरण का दबाव और डब्ल्यूटीओ का उदय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एथलेटिक ग्रोथ रेट, यानी कि विकास दर बढ़ने का लक्ष्य है। तो बाय द 19 इंडियाज एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज 3 to 4% द हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कि स्टूडेंट 1980 के दशक तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसकी जो विकास दर थी वो 3 से 4% हो गई थी, जिसे कहा गया हिंदू ग्रोथ रेट। तो इसमें सरकार का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था वो था उच्च विकास दर, रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने को। साथ ही स्टूडेंट औद्योगिकरण जो था इसका सबसे बड़ा माध्यम बना। तो यही था विकास दर बढ़ाने का लक्ष्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इन एसेंस इट इज क्लियर दैट पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वर बोथ ए नेसेसिटी एंड एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो 1991 के बाद का जो समय था वो आर्थिक सुधार मजबूती से शुरू हो गए थे उस समय, लेकिन इसने ही भारत को एक नई दिशा दी। तो स्टूडेंट आज अगर हम एक भारत को एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में देखें, उद्योग, आईटी और सेवा क्षेत्र मजबूत प्रदान करे और विदेशी निवेश बढ़ा सके, तो जो भारत है वो बहुत ही आगे निकल जाएगा। तो इसी इस वजह से सुधारों के बाद उद्योगों का विस्तार, विदेशी निवेश, ये सभी भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर स्थापित करते हैं। तो 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को नियंत्रण की अर्थव्यवस्था से अवसरों की अर्थव्यवस्था में बदल दिया और यही कारण था कि आज भी भारत की जो आर्थिक नीतियां है वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और उसी हिसाब से दिशा तय कर रही है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है हम उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है एनालाइज द रोल ऑफ रीजनल लीडरशिप इन स्टेट लेवल इकोनॉमिक रिफॉर्म आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, यानी कि भारत में नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन के बाद जो राज्यों के आर्थिक सुधार है उसमें क्षेत्रीय व्यवस्था की जो भूमिका थी उसका हमें विश्लेषण करना है। साथ ही हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केट्स इन इंडिया, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू सपोर्ट रूरल मार्केट, यानी कि भारत के ग्रामीण बाजारों के महत्व और चुनौतियों पर हमें चर्चा करनी है और ग्रामीण बाजारों के समर्थन देने के लिए क्या वो कदम उठाए जाने चाहिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे आफ्टर 1991 इंडिया इज ए न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली नेशनल बट ऑल्सो स्टेट लेवल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा 1991 का समय था उस समय भारत ने अपनाई नव उदारवादी आर्थिक नीतियां, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो स्टूडेंट इससे पहले की जो बात थी वो सब कुछ लगभग केंद्र सरकार के हाथ में था, लेकिन 1991 के बाद तस्वीर बदल गई। तो अब राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलने लगी, आर्थिक स्वतंत्रता, विदेश लाने की, उद्योग नीति बनाने की, भूमि, श्रम और टैक्स से जुड़े फैसले लेने की। तो स्टूडेंट यहीं से शुरू हुई हमारी एक नई सोच, जिसे हम प्रतिस्पर्धी संघवाद की प्रवृत्ति भी कहते हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हम इसको कहते हैं। तो इसी दौर में क्षेत्रीय नेतृत्व भी सबसे अहम बना। तो स्टूडेंट मुख्यमंत्री व स्थानीय नेतृत्व ने ये आर्थिक सुधारों को लागू करने, निवेश आकर्षित करने और विकास मॉडल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे
इंक्रीज इन स्टेट्स इकोनॉमिक ऑटोनॉमी आफ्टर रिफॉर्म्स, यानी कि सुधारों के बाद राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता में वृद्धि। तो न्यू लिबरल पॉलिसीज गेव स्टेट्स मोर पावर्स इन एरियाज लाइक एफडीआई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लैंड एलोकेशन, पीपीपी मॉडल्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। तो स्टूडेंट 1991 के बाद राज्यों को जो अधिकार थे वे मिलने लगे। उन्होंने एफडीआई आकर्षित करने के, एसईजेड पीपीपी मॉडल लागू करने के, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के। तो अब हर राज्य सोचने लगा था स्टूडेंट कि मैं बाकी राज्यों से अलग क्या कर सकता हूं। तो सबने अपने अपने विकास मॉडल बनाने के लिए काम किए। तो कोई कल्याण आधारित मॉडल अपनाता था, तो कोई उद्योग आधारित प्रतिस्पर्धा बढ़ाता था। तो स्टूडेंट आप समझिएगा, जैसे एक दुकान खुलने पर ग्राहक कम आते हैं, लेकिन जब पूरा बाजार बनता है तो हर दुकानदार बेहतर बनने की कोशिश करता है। और यही हुआ हमारे भारत के राज्यों के साथ। तो यही था हमारा सुधारों के बाद राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता में वृद्धि। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल लीडरशिप ऑन स्टेट इकोनॉमिक्स, यानी कि क्षेत्रीय नेतृत्व का राज्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इन सर्वाइवल स्टेट द लीडरशिप स्टाइल ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बिकम द बेसिक फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि स्टूडेंट अब विकास को जो चेहरा था वो मुख्यमंत्री बनने लगे। तो यही हमारी अर्थनीति का आधार बने। उदाहरण के लिए अगर आप देखें गुजरात मॉडल, जिसमें कि उद्योग, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। तमिलनाडु, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग और सामाजिक कल्याण था। दिल्ली मॉडल में शिक्षा और स्वास्थ्य था। ओडिशा मॉडल में राजनीतिक स्थिरता और निवेश थी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि नेतृत्व ने साफ विजन दिया। तो स्टूडेंट नेतृत्व ने निवेश क्रियान्वयन, औद्योगिक नीतियां, भूमि सुधार और श्रम नीति में निर्णायक भूमिका निभाई कि राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो यही था राज्य नेतृत्व का राज्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, यानी कि प्रतिस्पर्धी संवाद और निवेश आकर्षण। तो आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टेट बिगेन कॉम्पिटिटिंग इन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, आईटी पार्क्स, स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो स्टूडेंट राज्य अब एक दूसरे से होड़ करने लगे थे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, मेक इन स्टेट, सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो स्टूडेंट जो महाराष्ट्र, गुजरात थे वे एफडीआई के हब बन गए। कर्नाटक आईटी और स्टार्टअप कैपिटल के हब बन गए। और साथ ही तमिलनाडु ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल के। तो स्टूडेंट यहाँ सब बिना राज्य नेतृत्व की सक्रिय भूमिका के संभव नहीं था। तो हर राज्य अपना इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मेक इन स्टेट अभियान चलाने लगा था। तो यही था हमारा प्रतिस्पर्धी संवाद और निवेश आकर्षण। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आता है वो हमारा आता है रीजनल लीडरशिप एंड वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज, यानी कि क्षेत्रीय नेतृत्व और कल्याणकारी नीतियों को लेकर। तो सम स्टेट कंबाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि स्टूडेंट कुछ राज्यों ने सिर्फ उद्योगों को ही नहीं बल्कि उन्होंने कल्याणकारी मॉडल को भी अपनाया। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु और केरल का सामाजिक सेक्टर मॉडल देखें, दिल्ली का आप शिक्षा, फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर का मॉडल देखें, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का फूड सिक्योरिटी का मॉडल देखें, तो स्टूडेंट इससे यही साफ दिखता है कि नव उदार का स्वरूप हर राज्य में अलग रहा, जो कि पूरी तरह क्षेत्रीय अपेक्षाओं और नेतृत्व पर निर्भर था। तो यही था हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व और कल्याणकारी नीतियां। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है वो हमारा आता है रीजनल डाइवर्सिटी इन लेबर, लैंड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि मजदूर, भूमि और उद्योग नीति में क्षेत्रीय विविधता। तो कर्नाटक एंड तमिलनाडु फोकस ऑन 90 टैक्स सेक्टर्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, आंध्र तेलंगाना ऑल इलेक्ट्रिक स्टार्टअप। तो स्टूडेंट जो कर्नाटक और तमिलनाडु थे वे आईटी एंड टेक सेक्टर में चले गए थे। महाराष्ट्र व गुजरात ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टार्टअप्स में चला गया था। तो कुछ राज्यों ने श्रम कानूनों में ढील दी, साथ ही निजी उद्योगों को कर नियमन दिया, टैक्स छूट दी, जबकि कुछ राज्यों ने, केरल और तमिलनाडु ने श्रमिक अधिकारों पर भी जोर दिया, यानी कि एक देश कई विकास मॉडल बन गए थे। तो स्टूडेंट यही था हमारा मजदूर, भूमि और उद्योग नीति में क्षेत्रीय विविधता। इसके बाद सिक्स्थ जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है चैलेंजेस ऑफ अनइवन डेवलपमेंट एंड रीजनल इम्बैलेंस, यानी कि असमान विकास और क्षेत्रीय असंतुलन की चुनौती। तो इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वर फास्टर इन साउथ वेस्ट इंडिया, यानी कि स्टूडेंट अब जो दक्षिण और पश्चिम था वो भारत तेजी से आगे हुआ। BIMARU, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो हमारे
ये राज्य थे ये पिछड़े रूप से होने लगे थे। तो इस असंतुलन का जो कारण था वो नेतृत्व क्षमता, प्रशासन, राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत प्राथमिकताएं थे। यानी सिर्फ नीति नहीं, नीति लागू करने वाला नेतृत्व भी उतना ही जरूरी होता है। तो यही था हमारा असमान विकास, क्षेत्रीय असंतुलन की चुनौती। इसके बाद जो हमारा 7 टॉपिक आता है वो हमारा आता है इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट लीडरशिप और नेशनल इकोनॉमी, यानी कि राज्य नेतृत्व और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो स्टेट पॉलिसीज नाउ डिटरमाइन नेशनल ग्रोथ रेट्स, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि राज्यों की नीति अब राष्ट्रीय विकास दर, रोजगार, निर्यात ये सब तय कर रही थी। तो जो जीएसटी परिषद, वित्त आयोग, केंद्रीय राज्य वार्ताएं थे, सब कुछ बदले हुए आर्थिक संवाद को दिखाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा राज्य नेतृत्व और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम देखेंगे न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रोवाइडेड इंडियन स्टेट विद ए न्यू बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड रीजनल लीडरशिप, यानी कि स्टूडेंट 1991 के बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि राज्यों की राजधानियों से भी चलने लगी थी। तो नव उदारवादी नीतियों ने राज्यों को शक्ति दी, क्षेत्रीय नेतृत्व ने विकास को दिशा दी और अलग अलग विकास मॉडल भी इस समय उभरने लगे। तो हालांकि जो क्षेत्रीय असमानता थी वे अभी भी हमारे सामने चुनौती बनकर उभरे हुए है, तो फिर भी सच यही है कि जो आज का जो भारत है स्टूडेंट, वो आर्थिक भविष्य राज्यों के फैसलों और उनके नेतृत्व पर ही निर्भर रहता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया एग्जामाइन द मेजर चेंजेस इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट सिंस द लेट 1980, यानी कि 1980 के दशक के उत्तरार्ध में राज्यों में चुनौती राजनीति में हुए प्रमुख परिवर्तनों का परीक्षण करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है एनालाइज द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर 1980, यानी कि 1980 के दशक के बाद से जो भारतीय राज्य थे उनकी चुनाव राजनीति में क्या बदलाव आए उनका हमें विश्लेषण करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। और ये प्रस्तावना लिखने से पहले मैं आपसे हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम वीडियो के बीच में कहीं भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और तीनों करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के लिए गठित आयोग का नाम क्या था। तो स्टूडेंट जो राज्य के भाषाई पुनर्गठन के लिए गठित आयोग था उसका आपका नाम बताना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया 1991 के बाद अपनाई गई आर्थिक नीति को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो हमारा 1991 के बाद आर्थिक नीति अपनाई गई उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। इसके बाद जो हमारा, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा है हरित क्रांति का प्रमुख लाभ किस क्षेत्र को हुआ। तो जो हमारा हरित क्रांति थी उसका प्रमुख लाभ किस क्षेत्र को हुआ ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे तीनों क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। तो यही थे हमारे गिववे के क्वेश्चन, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे आंसर नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। तो आंसर 7 में अगर हम इंट्रोडक्शन में लिखें सिंस द 1980 इंडियन स्टेट हैव विटनेस एक्सटेंसिव चेंजेस इन इलेक्टोरल पॉलिसीज, यानी कि स्टूडेंट 1991 के बाद जब हमारा दशक आया तो उससे पहले हमारा 1980 का जो दशक था उसमें अगर आप बात करें तो उससे पहले कांग्रेस का प्रभुत्व था, एक दलीय सरकारें थी, सीमित राजनीतिक विकल्प थे। तो स्टूडेंट लेकिन जब हमारा 1989 आया तो उसके बाद से जो भारत की राज्य है राजनीति है उसमें एक ऐतिहासिक मोड़ आया और अब जो राजनीति थी वो बहुदलीय बन गई, क्षेत्रीय दलों का उसमें उद्धार हो गया, सामाजिक न्याय आधारित हो गया और गठबंधन की राजनीति आने लगी थी। तो स्टूडेंट ये जो बदलाव था ये आज की चुनावी राजनीति की एक नींव है और ये इन परिवर्तनों ने न केवल राज्यों की सत्ता संरचना बदली बल्कि भारतीय लोकतंत्र को और अधिक बहुलवादी और विकेंद्रीकृत और सामाजिक रूप से प्रातिनिधिक बनाया। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है।
तो अब हम हमारे मेन बॉडी या मुख्य भाग में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एंड राइज ऑफ मल्टी पार्टी कंपटीशन, यानी कि कांग्रेस प्रभुत्व का अंत और बहुदलीय प्रतिस्पर्धा का उभार। तो स्टूडेंट, आफ्टर 1989 द कांग्रेस एरा वीकन, यानी कि पहले चुनाव ऐसे होते थे जैसे एक ही खिलाड़ी और एक ही मैदान। तो 1989 के बाद जो कांग्रेस का वर्चस्व था वो टूटने लगा था, राज्यों में कई दल उभरने लगे थे। तो स्टूडेंट, राज्यों में दो के बजाय कई दलों के प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जैसे यूपी, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो स्टूडेंट, अब जो सत्ता परिवर्तन था वो सामान्य बात हो गई थी, तो राजनीतिक विकल्प भी बढ़े और सत्ता परिवर्तन अब नियमित घटना बन गया। तो यही था कांग्रेस प्रभुत्व का अंत और बहुदलीय प्रतिस्पर्धा का उभार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिसीव राइज ऑफ रीजनल पार्टी, यानी कि क्षेत्रीय दलों का निर्णायक उभार। तो इन द लेट 1980 पार्टीज लाइक डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी, एसएडी, यानी कि स्टूडेंट, अब जो राजनीति थी वो दिल्ली से नहीं राज्य की जमीन से तय होने लगी थी। तो इस समय कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल उभरे, जैसे कि डीएमके, एआईडीएमके जो कि हमारे तमिलनाडु में थे, टीडीपी जो कि आंध्र प्रदेश में थे, बीएसपी, एसपी, बीएसपी जो हो गए ये हमारे यूपी में थे, आरजेडी ये हमारे बिहार में थे, और बीजेडी जो था ये हमारा उड़ीसा में था। तो स्टूडेंट, ये दल जो थे ये सिर्फ राजनीतिक या राज्य तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये केंद्र सरकार की बनाने में किंग मेकर भी बन गए थे। तो स्टूडेंट, किंग मेकर ये बन गए थे। तो यही था हमारा क्षेत्रीय दलों का निर्णायक उभार। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो आता है एक्सपेंशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड ओबीसी दलित राइटर। तो आफ्टर द मंडल कमीशन बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स एमर्जेस ए मेजर फोर्स। तो स्टूडेंट, 1990 में हमारा जो मंडल आयोग आया था, यहीं से जो हमारी राजनीति का चेहरा है वो बहुत ही बदल जाता है। तो अब राजनीति में हमारे ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग ये उभरने लगे। तो बीएसपी ने दलित राजनीति को स्वतंत्र पहचान दी। यादव, कुर्मी, दलित गठजोड़ ने सरकारी समीकरण बदले। तो स्टूडेंट, अब जो चुनाव था वो सिर्फ विकास नहीं, सम्मान और प्रतिनिधित्व का सवाल भी बन गया था। तो यही था हमारा सामाजिक न्याय और ओबीसी दलित राजनीति का विस्तार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रेंथिंग ऑफ कास्ट कम्युनिटी बेस्ड वोट बैंक्स, यानी कि जातीय समुदाय आधारित वोट बैंक की मजबूती। तो इन स्टेट वोट बैंक्स बिकम बेस्ड ऑन कास्ट कम्युनिटी, रीजनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड लोकल इशू। तो स्टूडेंट, अब जो वोट बैंक थे वे बनने लगे थे जाति, समुदाय, क्षेत्रीय पहचान के आधार पर। तो पहले जो चुनाव होते थे उसमें भाषण होते थे बड़े मुद्दों पर, आज पंचायत स्तर की जातीय गणना भी मायने रखती है। तो स्टूडेंट, अब जातीय समीकरण और पंचायती स्तर की सामाजिक संरचना के आधार पर लड़े जाते हैं, और यही कारण है कि चुनाव रणनीति अब ग्राउंड लेवल से बनती है। तो स्टूडेंट, यही था जातीय समुदाय आधारित वोट बैंक की मजबूती। इसके बाद फिफ्थ जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एंड टेंडेंसी ऑफ पावर चेंज, यानी कि गढ़ों का टूटना और सत्ता परिवर्तन की प्रवृत्ति। तो रेगुलर पावर चेंजेस ऑक्यूर इन स्टेट लाइक तमिलनाडु, ओडिशा, यूपी, असम एंड हरियाणा। तो स्टूडेंट, पहले सरकारें दशकों तक चलती थी, तो अब तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा यहाँ पर नियमित सत्ता परिवर्तन होने लगा था। तो स्टूडेंट, स्थिरता की जगह यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी, नेतृत्व, बेस्ड वोटिंग और एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने लगी। तो अब वोटर ज्यादा जागरूक हो चुका था। तो यही था गढ़ों का टूटना और सत्ता परिवर्तन की प्रवृत्ति। इसके बाद सिक्स्थ जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कोलेजेशन पॉलिटिक्स एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि गठबंधन राजनीति और प्रतिस्पर्धी संवाद। तो ड्यू टू लेक ऑफ फुल मेजोरिटी एट द सेंटर, स्टेट पार्टी जॉइंड नेशनल कलेक्शंस, यानी कि स्टूडेंट, केंद्र में पूर्ण बहुमत कम होने लगा था, तो राज्य दल राष्ट्रीय गठबंधन में आने लगे। तो परिणाम इसका यही हुआ कि राज्य की आर्थिक नीति, निवेश, विकास, सब्सिडी मॉडल ये सभी चुनावी मुद्दे बन गए थे। तो अब जो चुनाव था वो राजनीति और अर्थव्यवस्था का चुनाव बन गया था। तो यही था गठबंधन राजनीति और प्रतिस्पर्धी संवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर वो 7 टॉपिक आता है। तो 7 टॉपिक्स में हमसे पूछा गया पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स एंड प्रोमाइस ऑफ प्रोमिसेस, यानी कि लोक लुभावन राजनीति और वादों की प्रधानता। तो प्रोमिसेस सच एज ए फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्कॉलरशिप, लैपटॉप, स्कूटर्स, फार्मर एड एंड रिजर्वेशन बिकम डिसीव्स, यानी कि स्टूडेंट, जो हमारे आज के समय में भी आप देखते हैं कि अब जो चुनाव था वो एक तरह का घोषणा पत्र बन गया था, जिसे हम वेलफेयर कैटलॉग भी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए फ्री बिजली,
पानी, छात्रवृत्ति, लैपटॉप, स्कूटी, इससे जन्म हुआ हमारे वेलफेयर पॉलिटिक्स का। तो यही हमारे चुनाव का मूल आधार बन गई थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चेंजेस इन मीडिया, सोशल मीडिया एंड कंपेरिजन स्ट्रेटेजी, यानी कि मीडिया, सोशल मीडिया और प्रचार रणनीति का बदलाव। तो आफ्टर 200 डिजिटल कैंपेन्स, टीवी डिबेट्स, इमेज बिल्डिंग, आईटी सेल्स एंड डेटा ड्राइवर स्ट्रेटेजी चेंज द नेचर ऑफ इलेक्शंस, यानी कि 2000 के बाद जब हमारा टीवी डिबेट, सोशल मीडिया, आईटी सेल, डेटा आधारित प्रचार, तो अब जो चुनाव था वो स्टूडेंट डिजिटल और इमेज आधारित हो गया था। तो अब चुनाव नेतृत्व केंद्रित और छवि आधारित होते जा रहा था। यहाँ पर नेता एक ब्रांड था और चुनाव एक कैंपेन। तो यही था मीडिया, सोशल मीडिया और प्रचार रणनीति का बदलाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लीडरशिप सेंटर पॉलिटिक्स एंड क्रिसमस फोर्सेस, यानी कि नेतृत्व केंद्रीय राजनीति और करिश्माई चेहरे। तो इन स्टेट इलेक्शंस, चीफ कमिश्नर, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, लोकल लीडर्स एंड पर्सनैलिटी बेस्ड सपोर्ट बिकम डिसीव्ड, यानी कि स्टूडेंट अब चुनाव पार्टी से ज्यादा चेहरे पर लड़े जाते थे। तो उदाहरण के लिए नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश, योगी, स्टालिन, ये नेतृत्व पार्टी की पहचान बन गए थे। तो नेतृत्व ब्रांड बन गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट यही था हमारा नेतृत्व केंद्रित राजनीति और करिश्माई चेहरे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक्सपेंशन ऑफ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, यानी कि मुद्दा आधारित राजनीति का विस्तार। तो Electoral debates now focus on unemployment, development, industry, social welfare, law and order and regional identity। तो अब जो मुद्दे बनने लगे वे बनने लगे बेरोजगारी, विकास, उद्योग, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। तो स्टूडेंट अब जो स्थानीय और शासन आधारित मुद्दे हैं वे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। तो यही था हमारा मुद्दा आधारित राजनीति का विस्तार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इन कंक्लूजन सिंस द 1980 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट हैज इन्वॉल्व विद मल्टी पार्टी सिस्टम, कल्चरल रीजनल आइडेंटिटी, ओबीसी दलित रिप्रेजेंटेशन, कोलाइजेशन एरा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड फेडरल वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट 1980 के दशक के बाद जो राज्यों की चुनावी राजनीति थी उसने भारतीय लोकतंत्र को ज्यादा बहुलवादी, समावेशी और विकेंद्रीकृत बना दिया था। तो इस समय जो क्षेत्रीय दल थे वे मजबूत होने लगे थे, सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने लगा था और लोकतंत्र जमीन से जुड़ने लगा था। तो स्टूडेंट आज यह साफ है कि जो भारत की राष्ट्रीय राजनीति की जो दिशा है वो राज्य चुनाव से ही तय की जाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉलिसीज इंटिलेटेड बाय द स्टेट दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, यानी कि राज्य द्वारा शुरू की गई नीतियां का संक्षेप में हमें वर्णन करना है जिससे कि भारत में कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान दिया गया है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया व्हाट इज फार्मर मूवमेंट्स, डिस्क्राइब द मेजर फार्मर मूवमेंट्स, यानी कि किसान आंदोलन का अर्थ क्या है और प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं उनका हमें वर्णन करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वेयर इवन टुडे नियरली हाफ टू द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि स्टूडेंट अगर आप बात करें तो जो हमारा देश है वो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है। तो आज भी देश की जो लगभग आधी आबादी है वो हमारी कृषि पर ही निर्भर है। तो इसीलिए कृषि के विकास में जो राज्य की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब जब मूल्य नहीं मिला, ऋण का बोझ बढ़ा, भूमि अधिकार छीने गए, तब तब जो किसान आंदोलन है वे सरकार की नीतियों के बदलने पर मजबूर उन्होंने किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो नीतिगत सहयोग और जन आंदोलन है इन दोनों की भूमिका हो जाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेट पॉलिसीज कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि कृषि क्षेत्र को विकसित करने वाली राज्य नीतियां। तो स्टूडेंट इसमें हमारा सबसे पहला आता है ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 और 1967, यानी कि हरित क्रांति। तो यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल ट्रिलाइजेशन, इरिगेशन एंड मार्जिनल डॉमेस्टिक इंक्रीज वेदर प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि स्टूडेंट
1960 से 70 के दशक में आई हरित क्रांति हमारी। तो इसमें शामिल थे हमारे HYV बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, मशीनीकरण। तो स्टूडेंट जहां पर पहले एक खेत से एक ही फसल होती थी, अब वही खेत साल में 2-3 बार उपज देने लगा। तो भारत खाद्यान्न संकट से बाहर आया, लेकिन साथ में आई क्षेत्रीय असमानता, जल दोहन, छोटी जोतों की समस्या। इसके बाद सेकंड आता है लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज, यानी कि भूमि सुधार नीतियां। तो स्टूडेंट एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ग्रेटिंग राइट टू रेंट फार्मर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि राज्य ने किया हमारा जमींदारी उन्मूलन, भूमि का पुनर्वितरण, बटाईदारी, किसानदानों को अधिकार। तो इससे किसान सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि मालिक बना। हालांकि कई राज्यों में सुधार अधूरे रहे, लेकिन प्रभाव असमान रहा। इसके बाद थर्ड हमारा आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी एंड गवर्नमेंट, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP भी कहते हैं। तो किसानों को फसल का एक निश्चित मूल्य, एक निश्चित दाम देने की गारंटी दी गई। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें गेहूं और धान की सरकारी खरीद, तो इससे किसान को मूल्य सुरक्षा, बाजार से भरोसा मिली, लेकिन सभी फसलों और क्षेत्रों को समान लाभ नहीं मिल सका। फोर्थ हमारा आता है इरिगेशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज, यानी कि सिंचाई और ग्रामीण अवसंरचना नीतियां। तो स्टूडेंट राज्य ने बताया बांध, नहर, ट्यूबवेल, ग्रामीण सड़कें, बिजली। तो जहां पर पहले बारिश ही भगवान थी, अब पानी नहर से खेत तक पहुंचने लगा। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है एग्रीकल्चर क्रेडिट रिफॉर्म्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, यानी कि कृषि ऋण सुधार और नाबार्ड की स्थापना। तो स्टूडेंट 1982 में बनी हमारी नाबार्ड। तो इसका उद्देश्य था सस्ते कृषि ऋण, सहकारी बैंक, ग्रामीण वित्त मजबूत बनाना, जिससे कि साहूकारों पर निर्भरता कम हो सके। सिक्स्थ हमारा आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007, यानी कि स्टूडेंट इसकी जो प्रमुख योजनाएं थी, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई। तो स्टूडेंट ये जब ये हमारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, खाद्य सुरक्षा, इन ये जो सभी नीतियां थी, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, PM किसान हो गया, या आय सहायता हो गई, जोखिम प्रबंधन, तो इनसे तकनीक को भी बढ़ावा मिला। तो यही था हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा, जो कि मैंने आपको बता दी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कृषि क्षेत्र को विकसित करने वाली राज्य नीतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फार्मर्स मूवमेंट्स मीनिंग एंड बैकग्राउंड, यानी कि किसान आंदोलन का अर्थ एवं पृष्ठभूमि। तो फार्मर मूवमेंट्स आर पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट्स इन विच फार्मर्स कलेक्टिविटी प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, टैक्स लेवल, डेब्ट बर्डन्स, मिनिमम प्राइस इशू और फॉर लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि स्टूडेंट किसान आंदोलन हमारे वे राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष है जिनमें जो किसान है वो शोषण, कर, ऋण, मूल्य, भूमि आधार के खिलाफ संगठित होते हैं। तो इनका जो लक्ष्य होता है वो आर्थिक सुरक्षा और कृषि न्याय होता है। तो यही था हमारा किसान आंदोलन, अर्थ एवं पृष्ठभूमि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेजर फार्मर्स मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है दक्कन दंगे डिसीजन ड्यूट्स 1875 में महाराष्ट्र में ये हुआ था, अगेंस्ट हाई इंटरेस्ट रेट एंड एक्सप्लोनेशन बाय मनी लैंड्स के खिलाफ था, यानी कि साहूकार के शोषण और अत्यधिक ऋण बाजार के खिलाफ हुआ था हमारा ये दक्कन दंगे। इसके बाद आया चंपारण मूवमेंट, जो कि बहुत ही फेमस है, 1970 में बिहार में हुआ था। तो ये हमारे नील की जबरन खेती के खिलाफ हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में इसको किया गया था। थर्ड हमारा आता है खेड़ा एंड बारबोली सत्याग्रह, जो कि हमारा 1918 और 1928 में हुआ था गुजरात में। तो इसमें जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे वे टैक्स लेड बाय वल्लभ भाई पटेल थे और अचीव सक्सेस, यानी कि गुजरातों के किसानों के द्वारा कर विरोध में ये किया गया था। वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, जिससे कि सफलता भी प्राप्त हुई थी। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है तेलंगाना पीजेंट रिबेलियन, यानी कि तेलंगाना किसान विद्रोह, जो कि हमारा 1946 से 1951 तक चला। तो स्टूडेंट इसमें ये हमारा जो किया गया था ये हमारा अगेंस्ट फेडरल ऑपरेशन और लैंड राइट्स के अगेंस्ट किया गया था। साथ ही इसमें भूमिहीन किसानों की भी बड़ी भागीदारी हमें देखने को मिली। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है भारतीय किसान यूनियन, जो कि हमारा 1980 के बाद आया। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्या था ये MSP, बिजली दर, गन्ना मूल्य, ऋण माफी, हरियाणा, पंजाब, यूपी में इसका मजबूत संगठन भी देखा जाता है। सिक्स्थ हमारा आता है रिसेंट फार्मर्स मूवमेंट्स, जैसे कि कृषि कानून के विरोध में सबसे बड़ा आंदोलन था, किसानों की जीत और कानून वापस हुई। तो स्टूडेंट ये हमारा 2020 और 21 के बीच का मुद्दा था।
तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम देखेंगे क्लियरली बट स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड फार्मर्स मूवमेंट्स हैव ट्रांसफर इंडिया एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, यानी कि भारत की जो कृषि है वो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि खेतों और आंदोलनों में लिखी गई है। तो राज्य की नीतियों ने उत्पादन बढ़ाया, तकनीक बढ़ाई, खाद्य सुरक्षा दी और अवसंरचना मजबूत करी। तो जो हमारे किसान आंदोलन थे उन्होंने अधिकार दिलाए, गलत नीतियों को बदला, कर न्याय, ऋण राहत और किसान अधिकार को मजबूत किया। तो इसीलिए भारत का जो कृषि विकास है वो नीति और जन आंदोलन इन दोनों का ही एक परिणाम है, और भविष्य में भी किसान हित और नीति सुधार का संतुलन ही कृषि क्षेत्रों को सुरक्षित दिशा देगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया एग्जामाइन द पॉलिसीज रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियासतों के विलय संबंधी नीतियों का हमें परीक्षण करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है व्हाट वाज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एक्सप्लेन, यानी कि भारत में नए राज्यों के गठन और पुनर्गठन की मांग का आधार क्या था, इसका हमें उल्लेख करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फेस टू मेजर चैलेंजेस। फर्स्ट, तो स्टूडेंट जब हमारा 1947 में भारत आजाद हुआ तो साथ में हमारी एक बड़ी चुनौती थी। फर्स्ट, 560 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण, और दूसरा राज्यों का राजनीतिक प्रशासनिक पुनर्गठन। तो स्टूडेंट 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन देश के सामने दो बड़ी समस्याएं थी, 560 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण और बाद में राज्यों का गठन और पुनर्गठन। तो अगर इन रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता। तो इसीलिए स्टूडेंट यहीं से हमारे जो भारतीय नेतृत्व थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, इन्होंने एक सुदृढ़ योजना के तहत विलय एवं राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना करी, जो कि आधुनिक संघीय भारत की नींव भी रही। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का या मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड, यानी कि रियासतों के विलय की नीतियों को लेकर। तो स्टूडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट यूज 3 मेन मेजर्स, यानी कि भारत सरकार ने 3 मुख्य अपनाए। पहला, सिग्निंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर। तो रियासतों ने भारत को सौंपा रक्षा, विदेश नीति, संचार, इन सबसे जो भारत की संप्रभुता है वो बढ़ने लगी। सेकंड आता पॉलिसी ऑफ प्रेशर डिप्लोमेसी प्रेशन, यानी कि दबाव, कूटनीति और प्रेरणा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अपनाई लोहे का हाथ, मखमली दस्ताना जैसी रणनीति, जैसे कि आवश्यक सैन्य दबाव, जैसे कि हैदराबाद का पुलिस एक्शन 1940 हो गया, जहां पर संभव समझौता और प्रोत्साहन भी देखने को मिला। इसी के अलग अगर आप जूनागढ़ की बात करें तो स्टूडेंट वहां पर जनमत संग्रह, कश्मीर में पारिस्थितिक जन्य, तो यहाँ जहां जरूरी था वहां पर शक्ति और जहां संभव था वहां पर संवाद की बात करी। थर्ड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, यानी कि प्रशासनिक एकीकरण। तो स्टूडेंट छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए हमारे सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बीईपीएसयू, तो इससे जो प्रशासन था वो मजबूत होने लगा और 560 में से लगभग सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेन बेसिस फॉर द फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि नए राज्य के गठन पुनर्गठन के मुख्य आधार। तो स्टूडेंट सामने आए थे हमारे कुछ ऐसे कारण जिन कारण से ये हमारे पुनर्गठन और गठन हुआ था। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो हमारा प्राइमरी बेसिस जो था वो था हमारा भाषाई आधार। तो ये हमारा 1953 में आंध्र प्रदेश में पहला भाषाई राज्य हुआ। इसके बाद हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग आया, 1956 का पुनर्गठन अधिनियम आया, जो कि भाषा बनी राज्यों के गठन का आधार। सेकंड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस एंड यूनिफॉर्मिटी, यानी कि प्रशासनिक सुविधा एवं एकरूपता। तो प्रशासनिक सुविधा यानी कि बेहतर शासन, सेवा वितरण और सांस्कृतिक पहचान असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, तो जनजातीय स्वशासन को भी यहाँ पे
क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त हुए। इसके बाद फोर्थ आता है इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज रिलेटेड रीजंस, यानी कि जो मराठावाड़ा था विदर्भ में, छत्तीसगढ़ झारखंड की मांग, ये सभी हमारे खनिज, जल, बिजली, इन सभी के आधार पर हुआ था। इसके बाद फिफ्थ आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेटिक प्रेशर, यानी कि आंदोलन कारण राज्य मांगे, लोकप्रिय नेता और क्षेत्रीय दलों की भूमिका इनमें रही थी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सम मेजर इवेंट्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राज्य के गठन और पुनर्गठन की कुछ प्रमुख घटनाएं। तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना तेलुगु मूवमेंट्स के माध्यम से। 1956 में राज्य भाषाई पुनर्गठन अधिनियम आया। 1960 में गुजरात व महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से बने थे। 1960 में भाषा और प्रशासन के आधार पर हरियाणा का गठन किया गया था। 1972 में पूर्वी क्षेत्रीय राज्य बने। 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये आर्थिक और क्षेत्रीय कारण से बनाए गए थे। 2014 में तेलंगाना को क्षेत्रीय न्याय और संसाधन वितरण के आधार पर बनाया गया था। तो यही थे हमारे राज्य के गठन पुनर्गठन की कुछ प्रमुख घटनाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं द नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज मेड पॉसिबल बाय द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपली स्टेट, यानी कि स्टूडेंट भारत की सबसे बड़ी सफलता हमारी यही रही कि उसने विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनाया, देशी रियासतों का सफल विलय किया, भाषाई और प्रशासनिक पुनर्गठन किया, साथ ही लोकतांत्रिक लचीलापन को भी उन्होंने दिखाया। तो इससे जो भारत था वो बना एक मजबूत, एकीकृत और जीवंत संघीय राष्ट्र। तो आज भी भारत का जो संघीय ढांचा है वो जन आकांक्षाओं के अनुसार बदलने की क्षमता रखता है और यही हमारा जन आधारित राष्ट्र निर्माण की एक परियोजना भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो आंसर नंबर 9 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा आता है अप्रोचेस टू इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति के उपागम। सेकंड आता है लैंड एक्यूटेशन, यानी कि भूमि अधिग्रहण। थर्ड आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। फोर्थ आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टेट, यानी कि राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अप्रोचेस टू इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति के उपागम के बारे में। तो स्टूडेंट इसमें जो हमारा सबसे पहला जो उपागम आता है वो हमारा आता है संस्थागत उपागम, यानी कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो फोकस ऑन द रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इलेक्शंस, एटीसी, यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा संस्थागत उपागम है ये हमारा कानून और संस्थाओं पर फोकस करता है, जैसे संविधान, संसद, न्यायपालिका, इन सभी पर ये ध्यान देता है, जैसे कि संसद में कानून कैसे बनता है, चुनाव आयोग की भूमिका। सेकंड आता है बिहेवियरल अप्रोच, यानी कि व्यवहारवादी उपागम। तो ये फोकस करता है हमारे मतदाता व्यवहार, चुनाव, नेता की छवि। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें लोग जाति नेता या मुद्दे पर वोट क्यों देते हैं। थर्ड हमारा आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच, यानी कि मार्क्सवादी उपागम। तो ये राजनीति को वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, शोषण के रूप में देखता है, जहां पर राज्य को अमीर वर्ग का औजार माना जाता है। फोर्थ आता है कल्चरल प्लुरलिस्ट अप्रोच, यानी कि सांस्कृतिक बहुलतावादी अप्रोच। तो ये मानता है कि भारत में राजनीति को समझने के लिए जाति, धर्म, भाषा, परंपरा को समझना जरूरी है। इसके बाद फिफ्थ आता है पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक उपागम। तो उपनिवेशवाद के प्रभाव को देखता है हमारा ये उपागम, जैसे कि औपनिवेशिक शोषण हो गया, पहचान की राजनीति हो गई। तो ये सारे उपागम मिलके ही स्टूडेंट भारतीय राजनीतिकों को जटिलता और बहुलतावादी चरित्र प्रदान करते हैं। तो यही था हमारा भारतीय राजनीति के उपागम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भूमि अधिग्रहण। तो लैंड एक्सवेजन इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट एक्यूज प्राइवेट लैंड इन द नेम ऑफ पब्लिक पर्पस, यानी कि स्टूडेंट सरकारी जमीन क्यों ली जाती है। तो भूमि अधिग्रहण हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार लोकहित यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए निजी जमीन को ले लेती है। तो पहले इसके लिए जो कानून था वो था 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिससे कि किसानों के अधिकार कम हुए थे। अब इसके लिए नया कानून आ गया, 2013 में आया था LARR, यानी कि इसमें उचित मुआवजा, किसानों की सहमति, पुनर्वास और रोजगार की स्थिति दी गई है। तो आज भी बहस जारी है कि विकास बनाम विस्थापन, यानी कि भूमि अधिग्रहण आज भी विकास बनाम विस्थापन की बहस को जन्म देता है। तो ये था हमारा भूमि अधिग्रहण। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है ग्रीन रेवोल्यूशन,
यानी कि हरित क्रांति। तो द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ए साइंटिफिक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 1960 टू 1770 विच ग्रेटली इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यानी कि स्टूडेंट 1960 से 1970 के दशक में भारत को खाद्यान्न संकट से निकलने के लिए हमारी हरित क्रांति लाई गई थी और इसके मुख्य तत्व थे वाईबी बीज, रासायनिक उर्वरक, खाद, सिंचाई मशीनरी, एमएसपी। तो स्टूडेंट जहां पर पहले अनाज आयात होता था वहीं पर जो भारत है आज वो अनाज के लिए आत्मनिर्भर बन गया है। तो इसका लाभ यही हुआ स्टूडेंट, इससे हमारा उत्पादकता बढ़ी, इसके हमारी खाद्य सुरक्षा बढ़ी। लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी है कि ये हमारे क्षेत्रीय असमानता, जल संकट, छोटे किसानों की परेशानी से जुड़ी जूझती है। तो फिर भी हरित क्रांति भारत के कृषि इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। तो ये हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाती है। तो यही था हमारा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद फोर्थ जो हमारा आता है वो हमारा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टेट्स, यानी कि राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 इंडिया अडॉप्टेड एन एफडीआई पॉलिसी टू इंक्रीज टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो 1991 के बाद भारत ने खोले अपने दरवाजे एफडीआई के लिए। तो एफडीआई क्यों जरूरी था स्टूडेंट? पूंजी, तकनीक, रोजगार के लिए जरूरी था। किन राज्यों में ज्यादा इसको महत्व दिया गया? तो स्टूडेंट महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में दिया गया। क्यों दिया गया? ताकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, उद्योगीकरण हो सके, राजनीतिक स्थिरता लाई जा सके और उद्योग अनुकूल नीतियां बन सके। तो स्टूडेंट इसके सामने भी आज भी कुछ चुनौतियां है, जैसे कि BIMRU में राज्यों में निवेश। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो हमारे उपागम है वो राजनीति को समझने का तरीका है, भूमि अधिग्रहण विकास की जटिल प्रक्रिया है, हरित क्रांति कृषि की रीढ़ है और एफडीआई राज्यों के औद्योगिक विकास की कुंजी। तो इन्हें साथ समझने से भारत की जो समकालीन राजनीति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट होती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 10 जो कि मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट ये थे हमारे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए भी एकदम परफेक्ट है तो बस आप गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव वे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लक्की विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव वे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।